नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लासेज चल रही है उसमें हम भारतीय संसद पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि हमने भारतीय संसद की बेसिक जानकारी, उसके बाद में लोकसभा और फिर राज्यसभा का जिक्र किया। पिछली क्लास में हमने भारत के राष्ट्रपति की शुरुआत की है। भारत के राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक पूरा विवरण पढ़ा है दोस्तों, और इसके अलावा हमने चर्चा की है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार। तो दोस्तों ध्यान रहे, आज हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उसके अधिकारों पर कि भारत के राष्ट्रपति को क्या पावर है। वैसे अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा और भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। तो भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं भारतीय संविधान ने, उन शक्तियों को अपन मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करेंगे। पहली, ध्यान रखना दोस्तों, इसके अपन दो पार्ट बनाने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के। पहला, सामान्यकालीन शक्तियां। पहला जो पार्ट है वो सामान्यकालीन शक्तियों का है दोस्तों, और दूसरी जो शक्तियां हैं वो है आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों ध्यान रहे, सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उनको पुनः चार भागों में विभाजित करते हैं। पुनः इनका अपन विभाजन करते हैं तो इनके चार पार्ट पढ़ते हैं। नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी। नंबर 2, विधायिका संबंधी। नंबर 3, वित्तीय शक्तियां। और दोस्तों नंबर 4 जो है वो है न्यायिक शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां, विधायिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, ये चारों पार्ट हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के। अब हम चर्चा करें आपातकालीन शक्तियों की। तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनको अपने तीन भागों में बांटते हैं। अनुच्छेद 352, साथियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। अनुच्छेद 356 किसी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं दोस्तों, भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं। दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, पहली सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं वो है कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय एवं न्यायिक। आपातकालीन में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। दोस्तों अब हमें एक एक जो शक्ति है वो पढ़नी है। सबसे पहले हम सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। जैसे पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर विधायिका पढ़ेंगे, फिर वित्तीय पढ़ेंगे और बाद में न्यायिक। मैं बता देता हूं आपको या आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, क्या आप प्रगति क्लासेज के जो YouTube चैनल है उस पर आइए, इससे जुड़ें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यहाँ से जितनी भी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनका घर बैठ करके लाभ लें। अब हमें दोस्तों चर्चा करनी है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की। क्योंकि राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उनमें हम एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। सामान्यकालीन शक्तियों में एक एक पार्ट का हम अध्ययन करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर। कार्यपालिका जो शक्ति है उस पर सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। यह है दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनका विभाजन करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1, भारत का जो राष्ट्रपति होता है साथियों
वो भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। पहली चीज, राष्ट्रपति है वो भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। साथियों पूछेंगे वास्तविक प्रमुख कौन है? तो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो हमें एक चीज यहां क्लियर करनी है साथियों, नाम मात्र का प्रमुख कौन है? नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, परंतु वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। नंबर 2, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र में प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद इनको नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके बाद में उसकी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा। नंबर 3, ध्यान रखना दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सरकार से जुड़े जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, केंद्र सरकार से जुड़े जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनको नियुक्त करता है, उनको शपथ दिलाता है और उनसे त्यागपत्र स्वीकार करता है। तो ये काम या ये अधिकार भी किसका है? राष्ट्रपति का। और ये हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका शक्तियों में। चूंकि इसमें हम आगे बात करें नंबर 4, भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है दोस्तों, भारत सरकार के जितने पुरस्कार, पदक, उपाधियां या जो भी सम्मान, पुरस्कार, पदक, उपाधियां, जो भी सम्मान है भारत सरकार के हैं, वो सब के सब भारत का राष्ट्रपति ही प्रदान करता है। तो ये सब पुरस्कार वगैरह देने वाला कौन है? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों एक चीज और यहां क्लियर करनी है, अगर भारतीय किसी व्यक्ति को विदेश में भी कोई डिग्री, पदक, सम्मान, पुरस्कार प्राप्त करना है तो उसे औपचारिक स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति से लेनी होती है। नंबर 5, भारत का जो राष्ट्रपति होता है साथियों वो विदेशों में राजदूत भी नियुक्त करता है। विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को है। और नंबर 6, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत की तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती हैं। दोस्तों ये आप पूछ ले, भारत की तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, सामान्यकालीन और फिर आपातकालीन। सामान्यकालीन शक्तियों में हम सबसे पहले आज शुरू करने वाले हैं या शुरू कर रहे हैं कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां हैं, उसमें पहली, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है भारत की कार्यपालिका का, पर वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। नंबर 3, केंद्र सरकार से जुड़े जितने भी पदाधिकारी होते हैं, महत्वपूर्ण पद होते हैं, उन सबकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार से जुड़े जितने भी पुरस्कार, पदक, सम्मान, उपाधियां हैं वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का विशेष अधिकार भी रखता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति अथवा कमांडर होता है, परंतु तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख साथियों ध्यान रखना भारत का प्रधानमंत्री होता है। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली थी कार्यपालिका शक्तियां। दोस्तों सामान्यकालीन शक्तियों में हम आगे बढ़े तो नंबर 2 जो हम चर्चा करेंगे वो है विधायिका शक्तियां। काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ी लंबी भी है, तो बता देता हूं। हम चर्चा करेंगे विधायिका शक्तियों पे। विधायिका शक्तियों में क्या मामला है या कौन सी चीज महत्वपूर्ण है वो सारी चर्चा हम करेंगे। इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार। दोस्तों विधायिका शक्तियां कौन कौन सी है? नंबर 1, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद में भाषण व अभिभाषण देता है।
इस चीज का ध्यान रखना। संसद में भाषण व अभिभाषण देता है। दोस्तों सत्र के आरंभ में और लोकसभा या राज्यसभा के जो प्रारंभिक सत्र होते हैं उनकी शुरुआत में, वर्ष के प्रारंभ में, सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति भाषण और अभिभाषण देगा, संबोधित करेगा सदनों को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। पर ध्यान रखना राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाएगा। यह विशेष बात है दोस्तों, पहले बता देता हूं। भाषण अभिभाषण देता है, परंतु राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नंबर 2, लोकसभा जो है भारतीय संसद का प्रथम सदन, उसमें 2 सदस्यों को, और राज्यसभा जो उपसदन है उसमें 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। क्योंकि पहले वाली क्लासों में हमने चर्चा कर ली थी कि लोकसभा में तो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करेगा, कौन? भारत का राष्ट्रपति। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा दोस्तों, जिनको कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा में ख्याति प्राप्त हो। इस क्रम में हम आगे बढ़े तो नंबर 3 विधायिका शक्तियां हम पढ़ रहे हैं। पहला भाषण अभिभाषण देगा, नंबर 2 लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करेगा। 3 नंबर जो है दोस्तों हम बात करें तो अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, महत्वपूर्ण है समझना। अनुच्छेद 108 में साथियों संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। दोस्तों इससे जुड़े कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है वो सुनो। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। पहली चीज, अगर अधिवेशन बुलाया जा रहा है, रियर मैटर में ऐसे अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा साथियों, अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष। पर मान लो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। परंतु सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, नहीं है तो उपाध्यक्ष, और दोनों नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति इस प्रकार के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की हम चर्चा करें तो एक तो धन विधेयक, और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। 2 ऐसे विधेयक हैं, तो धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। इन पर संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं है, आयोजित नहीं होगा। ठीक है साथियों। और अब हम चर्चा करेंगे कि कब कब संसद का संयुक्त अधिवेशन, या अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा चुका है। तो अब तक ये 3 बार, कितनी बार साथियों? 3 बार इसका आयोजन हुआ है। चर्चा करें नंबर 1 1964 में, नंबर 2 1978 में, और नंबर 3 2002 में। क्या मामले थे वो सुनो। 1964 में दहेज प्रथा निरोधक कानून बनाया गया था साथियों। दहेज हत्या, दहेज प्रथा निरोधक कानून बनाया गया कब? 1964 में। नंबर 2 1978 में बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार के लिए अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था। और नंबर 3 2002। साथियों ध्यान रखना, संदेहपूर्ण गिरफ्तारी से संबंधित कानून बनाए गए थे।
संदेहपूर्ण गिरफ्तारी से संबंधित कानून 2002 में बने, बैंकिंग सुधार के लिए 1978 और दहेज हत्या निरोधक कानून 1964। तो अब तक के इतिहास में केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा चुका है, 1964, 1978 और 2002। और संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 108 में है। हम विधायिका शक्तियां पढ़ रहे हैं, विधायिका शक्तियों में 3 हो गई हैं और अब हम आगे की चर्चा करेंगे। साथियों विधायिका शक्तियां काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, अतः ध्यान दें। अगर हम आगे की इसमें चर्चा करें विधायिका संबंधी शक्तियों में, तो नंबर 4 और जो 4 नंबर है वो है साथियों अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या है? अनुच्छेद 123 में तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है। तो जो अध्यादेश है वो क्या होता है, कैसे आयोजित होता है, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना, राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश जारी होगा दोस्तों, उसकी सामान्य अवधि होगी 6 सप्ताह। 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन। ध्यान रखना, आपातकालीन स्थिति में इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, परंतु सामान्य अवधि 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन। इन 6 सप्ताह में दोस्तों संसद अपने साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है जब जरूरत न हो, और संसद अपने विशिष्ट बहुमत से इसे कानून का रूप भी दे सकती है। अगर अध्यादेश बहुत अच्छा है, जरूरत है इसको कानून बढ़ा दिया जाए, तो संसद अपने विशिष्ट बहुमत से इसे कानून बना सकती है। सामान्य अवधि 6 सप्ताह 42 दिन। राष्ट्रपति का अध्यादेश उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। साथियों अध्यादेश होता क्या है, ध्यान रखना है। जब संसद सत्र में न हो, यानी कि संसद में काम नहीं हो रहा हो, जब संसद सत्र में न हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए या देश को किसी आपात कानून की जरूरत पड़ जाए, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहा जाता है, और अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 123 में। इसकी सामान्य अवधि 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन होती है। दोस्तों विधायिका शक्तियों में हम आगे बढ़े तो नंबर 5 अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 में क्या है वो सुनो। संसद से जितने भी बिल या विधेयक पारित होकर आएंगे या आते हैं विधेयक, उन पर स्वीकृति प्रदान करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों मैं ये कहूं, बगैर राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई बिल या विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत सारे विधेयक किसके पास आने हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आ गए हैं उसके लिए राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति कितने विकल्पों का प्रयोग कर सकता है? 3 विकल्प। नंबर 1, विधेयक आए और उस पर आते ही हस्ताक्षर कर दे। साथियों अगर उसने हस्ताक्षर कर दिया है तो वो बिल कानून बन गया है, पहली चीज। नंबर 2, वापस लौटा दे। समझना, वापस लौटा सकता है। अगर लोकसभा से आए तो लोकसभा के पास, और अगर राज्यसभा के पास आए तो राज्यसभा के पास वापस लौटा सकता है। परंतु ध्यान रखना, यहां एक महत्वपूर्ण बात है, 44वां संशोधन हुआ था साथियों कब? 1978 में। और 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने व्यवस्था कर दी थी कि संसद द्वारा पुनः लौटाए गए विधेयक पर संसद अगर वापस भेज देता है बगैर परिवर्तन किए, संसद द्वारा पुनः लौटाए गए विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा या हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। और नंबर 3, जब भारत का राष्ट्रपति दोस्तों किसी विधेयक को, भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है, 70 निकल जाता है, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया, न वापस लौटाए न हस्ताक्षर किए, और 70 निकल जाता है, तो 70 निकलते ही दोस्तों वो उसका जेबी वीटो कहलाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है।
जेबी वीटो कहलाता है। जेबी वीटो जब भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है तो उसका जेबी वीटो कहलाता है। और जेबी वीटो का प्रथम प्रयोग ध्यान रखना 1986 में, कब की बात है साथियों, 1986 की डाकघर संशोधन विधेयक पर। यह डाकघर संशोधन विधेयक था। इस विधेयक पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उनके द्वारा किया गया था। ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 के डाकघर संशोधन विधेयक पर पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो अनुच्छेद 111 ये कहता है कि संसद से जितने भी बिल पारित होकर आएंगे उन पर स्वीकृति प्रदान करेगा भारत का राष्ट्रपति, और उसके पास विकल्प होंगे 3। साथियों, आज हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहली सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। क्योंकि सामान्यकालीन शक्तियों की हम शुरुआत कर रहे हैं आज, इनमें पहली कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी विधायिका शक्तियां, और अब हम चर्चा करेंगे नंबर 3 वित्तीय शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं उन पर हम अब चर्चा करेंगे। कौन कौन सी हैं वित्तीय शक्तियां? तो वित्तीय शक्तियों में पहला अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष बजट रखवाता है। भारत का राष्ट्रपति है वो लोकसभा में प्रतिवर्ष बजट रखवाता है। बजट रखता नहीं है, सॉरी ध्यान रखना, बजट रखता नहीं है, बजट रखवाता है। बजट हमेशा भारत के वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। बजट हमेशा भारत का वित्त मंत्री ही पेश करता है, परंतु बजट रखवाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना इसका, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं जो बजट होता है। बजट रखवाने का काम राष्ट्रपति का है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, परंतु बजट पेश कौन करेगा? भारत का वित्त मंत्री। नंबर 2 साथियों, ध्यान रखना, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 है, उसमें देश की आकस्मिक निधि का उल्लेख। 2 प्रकार की निधि होती है, एक आकस्मिक निधि और एक संचित निधि। आकस्मिक निधि पर अनुच्छेद 267 के तहत जो आकस्मिक निधि है, उस आकस्मिक निधि पर भारत के राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। वो इसमें रखी तमाम राशि को एक साथ खर्च कर सकता है। दोस्तों, भारत संघ पर अचानक कोई आपदा या विपदा आ जाए तो उससे एक बार में सड़कने के लिए, या मैं कहूं उससे उपाय के लिए, उससे बचाव के लिए अनुच्छेद 267 में वर्णित आकस्मिक निधि है, उसमें जितना भी पैसा है उसको एक साथ खर्च कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। तीसरी बात हम इसमें करें तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 है, उसमें क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण भी है। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। इसका ध्यान रखना साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रति 5 वर्ष बाद, भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करवाता है, और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में। साथियों, ध्यान रखना, वित्त आयोग की अवधि 5 वर्ष की होती है, और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करवाता है। ध्यान रखना, वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो 15वां है। 15वां वित्त आयोग है दोस्तों, अवधि 2020 से लेकर के और 2025 तक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। जो 14वां वित्त आयोग था उसकी अवधि 2015 से 20 तक थी, और उसके अध्यक्ष थे वाई.बी. रेड्डी, परंतु वर्तमान में 15वां है, जिसकी अवधि 2020 से 25 तक है, और उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। साथियों, हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहले हमने पढ़ी है
कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, फिर हमने चर्चा की है विधायिका संबंधी शक्तियां, और फिर हमने पढ़ी है वित्तीय शक्तियां, और अब इसमें अंतिम है दोस्तों नंबर 4 न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों की हम चर्चा करें। न्यायपालिका से संबंधित भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार हैं या पावर हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय, इन दोनों न्यायालयों में जितने भी न्यायाधीश हैं, ध्यान रखना साथियों, दोनों न्यायालयों में जितने भी न्यायाधीश हैं उन सबको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जितने भी न्यायाधीश हैं उन सब की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सबको शपथ दिलाएगा। हालांकि उच्च न्यायालय वाले न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिला देता है संबंधित राज्य का, पर सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश उन सबको शपथ दिलाने का काम करेगा भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पूरे भारत में जितने भी न्यायाधीश है, चाहे वो राज्यों में काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट में, वो सब अपना त्याग पत्र सौंपेंगे किसको? राष्ट्रपति को। तो इन सब से त्याग पत्र स्वीकार करता है, नियुक्ति कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिला रहा है, और सभी प्रकार के जो न्यायाधीश है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के उनसे त्याग पत्र स्वीकार कर रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 4 अनुच्छेद 72। साथियों ध्यान रखना, यह है अनुच्छेद 72, और अनुच्छेद 72 में उल्लेख है राष्ट्रपति के क्षमादान का। हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की। राष्ट्रपति के क्षमादान का उल्लेख अनुच्छेद 72 में। पहली बात, राष्ट्रपति दंड की प्रकृति बदल सकता है। दंड की प्रकृति बदलना मतलब सजा को आगे पीछे कम ज्यादा कर सकता है दोस्तों। नंबर 2, राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर है, ऐसी क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत कि राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और राष्ट्रपति के क्षमादान को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, बल्कि राज्यपाल का जो क्षमादान है वो चुनौती देने के लायक है, पर राष्ट्रपति के क्षमादान को कहीं भी चुनौती नहीं दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, आज हमने चर्चा की है राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उसके अधिकारों की। राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियां और फिर आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां जो आज हमने पढ़ी हैं, पहली कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर वित्तीय और न्यायिक। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को। जब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और प्रति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। धन्यवाद।